स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम सुलझाएंगे आपकी टैक्स से जुड़ी जो भी छोटी छोटी उलझने हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। हमारी एक ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, आप उसके जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। चाहे तो अपने सवाल की एक क्लिप भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। फोन नंबर भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए अब आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाते हैं उसकी मदद से आपको किस तरह के टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ये डिस्कशन हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करते हैं। आप अपने ऑफिस में अपने ऑफिस में आप ये कर भी रहे होंगे। तो ऐसे में टैक्स बचाने के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी आ रहे होंगे, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ले रहे होंगे। तो हम उसमें आपकी आज मदद करेंगे, इस डिस्कशन के जरिए उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं इसमें, एटीडी, एटीसी, एटीडबल डी, इस तरह के काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं जो कि आपको मदद करते हैं। अगर आपने किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें आपको किस तरह का टैक्स फ़ायदा हो सकता है। तो स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ आपको अपनी वेल्थ बचाने में भी मदद मिलेगी। और इस खास चर्चा में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए विमल पुनिया जी। विमल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज पहली बार आपसे इंटरेक्शन हो रहा है सर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन के जरिए काफ़ी सारे जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो कि इस वक्त इस वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे होंगे, उसको उनको इस डिस्कशन के जरिए मदद भी मिलेगी। तो जैसा कि हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, हमने इंट्रो किया कि काफ़ी सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने टैक्स बचा सकते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले सेक्शन 80D में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस के ज़रिए के कराने के बाद अगर आप कुछ प्रीमियम दे रहे हैं सेल्फ के लिए या फिर फैमिली के लिए, तो उसमें किस तरीके से फ़ायदा होता है, ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। लास्ट फ्यू ईयर में मेडिकल एक्सपेंडिचर के ऊपर गवर्नमेंट ने भी काफी सीरियसली ध्यान दिया है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी काफी बढ़ गए हैं। पहले आज के 20 साल पहले जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होते थे कोई भी बीमारी पे, आज उसके एक्सपेंडिचर 50 गुना बढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी बहुत बड़े बेनिफिट दिए हैं। अगर मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ मेडिक्लेम के अंदर मेरे या मेरे फैमिली के लिए, तो मुझे 25,000 रुपए तक अगर मैं कोई पॉलिसी लेता हूँ तो जो अमाउंट दिया वो या मैक्सिमम 25,000 तक मेरे को डिडक्शन मिलता है। अगर मैं मेरे पेरेंट्स का भी पॉलिसी लेता हूं इसके ऊपर, तो मुझे एक्स्ट्रा और 25,000 रुपया मिलता है और मैं 50,000 तक मेरे इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। अगर मेरे पेरेंट सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो उनके लिए मैं 50,000 तक की पॉलिसी ले सकता हूं, तो मुझे डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। अगर मैं भी सीनियर सिटीजन हूं और मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो मेरे फैमिली का और मेरे पेरेंट का मुझे 1 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है। से आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए टैक्स बचाने में इस पे आपकी मदद हो सकती है। अच्छा, एक फायदा सरकार और देती है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अगर आपने करवाया हो तो उसका भी टैक्स बेनिफिट सरकार देती है। अमूमन इसकी जानकारी काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को नहीं होती है। तो ऐसे में किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और इसमें क्या सिर्फ सेल्फ इन्वॉल्व है या फिर अपने फैमिली के लिए भी आप बेनिफिट ले सकते हैं? अगर मैं हेल्थ चेकअप के लिए जाता हूं, मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो मुझे 5,000 रुपए तक एक साल में एक्स्ट्रा और डिडक्शन में क्लेम कर सकता तो ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी हूँ। एप्लीकेबल टोटल है? 5,000 है। खुद का भी आ गया, हाँ। अगर मैं खुद का करता हूँ पेरेंट का नहीं कर रहा हूँ तो भी 5,000 है। मैं और मेरी फैमिली का कर रहा हूँ तो भी 5,000 है। और मेरे पेरेंट्स को हाँ। भी साथ में ऐड तो भी 5,000। इस हेडिंग में खाली 5,000 ही है। अच्छा, टोटल 5,000 है इसमें टोटल 5,000। आपको जितना कराना है, लेकिन टोटल जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के थ्रू आपको मिलेगा वो टोटल यहाँ पर 5,000 है। ठीक है। अब कुछ स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज भी हमें बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए
सरकार काफ़ी सारे काम कर रही है और उनके मेडिकल वेलफेयर के लिए, हेल्थ वेलफेयर के लिए भी सरकार टैक्स में भी कुछ छूट यहाँ पर देती है। तो ऐसे में कुछ स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स के बारे में बताइए, जो कि अगर हम एज अ टैक्स पेयर अपने माता पिता के लिए हैं तो उसका हम अपने टैक्स आईटीआर फाइल करते समय भी उसको दिखा पाए। तो इस तरह की क्या कोई एक्सपेंसेस हैं? एक्चुअली ऐसा है कि अगर मैं मेरा पेरेंट्स का या मेरा हम्म। मेडिकल ट्रीटमेंट कराता हूँ तो मुझे 75,000 रुपए तक एक्सपेंडिचर अलाउ होता है। लेकिन उसकी ओके। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, कौन सी डिजीज में मिलेगा, कौन सी डिजीज में नहीं मिलेगा। और हम्म। अगर मैं केवल डिसेबल ज्यादा है, उसकी भी अलग लिस्ट है। नॉर्मल डिसेबिलिटी और सेवियर डिसेबिलिटी, उसके अंदर 1,25,000 का डिडक्शन और मिलता है उसका। ओके, तो ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज हमने आपको और बताई। ये इसका ठीक है। वापस एक कंडीशन है, ये कभी मिलेगा जब मैंने इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी नहीं लिया है तो। जी। मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस का पॉलिसी लेके उसमें बेनिफिट क्लेम कर लिया है, हाँ, तो हाँ। फिर मेरे को ये डिडक्शन मिलेगा और इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके अलावा विमल जी, कुछ और भी सेक्शंस होते हैं, एटीयू, एटी डबल डी, ये भी सेक्शन होते हैं जिसमें कि डिफरेंटली एबल्ड जो है, डिसेबल्ड हैं, उनको भी यहाँ पर कुछ टैक्स सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है और उसके बिहाफ में आप कुछ टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं, छूट के लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। इस सेक्शन के बारे में कुछ बताइए। ये एसएससी जो एक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है, और हम्म। डिसेबल के अंदर वापस एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके अंदर जो कवर्ड होता है और उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेता है कि आदमी उतना डिसेबल्ड है, तो उसको 75,000 रुपी तक डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80U। हम्म। और वो सेवरली डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, मेंटली अपसेट है, इस टाइप की दूसरी डिजीज जो आती है उसके अंदर होगा तो 1,25,000 तक उसको फ्री मिलता है। ओके, तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट की आपने बात की, ये कौन से डॉक्टर से लेना ज़रूरी है? ये क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल से हम एक सर्टिफिकेट बनवा के ले सकते हैं, या कोई स्पेशल डॉक्टर्स के पास, एक हेल्थ एक्सपर्ट एक्चुअली के पास जाना प्रिस्क्राइब पड़ेगा फॉर्म हमें? होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, और वो ओके। जो डिजीज होगा उसके डॉक्टर से लेना पड़ेगा। और जैसे न्यूरोलॉजिस्ट और अलग अलग डिजीज के अलग अलग डॉक्टर जैसा है, तो उस हम्म। डॉक्टर से आपको लेना है। और ओके, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ही लेना पड़ता है, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लेना पड़ता है। गवर्नमेंट डॉक्टर का डॉक्टर होना चाहिए। हम्म, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना होता है, राइट? हाँ। ओके, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल में जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर आप एक सर्टिफिकेट लीजिए, उसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी है। उस बेसिस पर आप इस सेक्शन में क्लेम ले सकते हैं, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो एक टैक्स सपोर्ट की तरह सरकार ये बेनिफिट लेकर आई थी। इसके अलावा एक और सेक्शन होता है विमल जी, उसके बारे में भी समझना चाहेंगे आपसे। 80 थोड़ी देर पहले हम हेल्थ चेकअप की बात कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे कुछ डिसीजेज होती है, सीरियस डिसीज होती हैं, जिसका कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, और कितने तक का क्लेम हम यहाँ पर कर सकते हैं? इसमें एक्चुअली क्या है, 80U के अलावा ये और एक्स्ट्रा डिडक्शन है, ओके। 80DDB। इसके अंदर अगर किसी को इसमें डिजीज है, रेजिडेंट आदमी को, तो 40,000 रुपए तक का उसको डिडक्शन मिलता है। और सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो उसको 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। पर वो खर्चा करने पे मिलता है, और वो खर्चा करेंगे और हम्म। आपको कुछ रियम्बर्स आ रहा है इंश्योरेंस से या और कहीं से, तो वो उतना कम हो जाएगा, बैलेंस का आपको डिडक्शन मिलेगा। समझो मेरे को इंश्योरेंस से 1,00,000 रुपए आया और मेरा खर्चा समझो हम्म। 3,00,000 रुपए हो, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मुझे 1,00,000 रुपए और डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, ओके, तो ठीक है, इसके ज़रिए भी आप देखिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो बाकी जो भी हमने एटीडी, एटीसी के अलावा अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा किया है, तो फिर यहाँ पर आप उसका क्लेम कर सकते हैं, राइट? यस। ओके, ठीक पर है, किसी तो भी देखिए। मेडिकल की नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज होनी चाहिए, उसकी पूरी एक्ट में लिस्ट है लंबी चौड़ी, और पंद्रह हम्म। 16 डिजीज कवर होती है, उसमें से कोई होगा तो। हम्म। अदरवाइज 80 का डिडक्शन तो जो है वो हैंडीकैप और नॉन हैंडीकैप वो भी लिस्ट में आएगा तो ही मिलेगा। और वो ही हम्म। डिजीज के लिए खर्चा किया है और आपको रियम्बर्स हुआ है, तो वो कम करने के बाद बैलेंस का मिलेगा। ओ, ओके,
तो मतलब ये उसके ऊपर भी अगर आपने कुछ खर्चा किया तो ये इसके ऊपर के अभी आपको मिल सकता है इस सेक्शन में, करेक्ट? यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ओ, ओके, तो देखिए काफी लेकिन जो ज्यादा रियम्बर्स सरकार हुआ है यहाँ वो पे। कम हो जाएगा, जो आपको रियम्बर्स हुआ है इंश्योरेंस से वो कम हो जाएगा। हम्म। तो देखिए काफी सारे तरीके से सरकार मदद करना चाह रही है आपकी। तो अपने हेल्थ को लेकर बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और अगर आप कुछ इस पर खर्चा कर रहे हैं तो सरकार फिर सहूलियत भी दे रही है कि आप उसको आईटीआर के समय दिखाइए। हम अमूमन एटीसी की बात करते हैं, एटीसी के अलावा भी आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे खर्चे आपके ऊपर कुछ डिपेंडेंट होंगे, जिन पर कि मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते होंगे। तो देखिए वो खर्चा भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर हेल्थ चेकअप प्लान कर सकते हैं, तो वो सब कर सकते हैं आप। एटीडी है, एटीयू है, एटी डबल डी बी, ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिसका कि आप यहाँ पर अगर आपका मेडिकली कुछ बड़ा खर्चा हुआ है तो वो इसका आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और कुछ डिसीजेस स्पेसिफाइड होती हैं, वो आप जानकारी जाकर साइट पर ले लीजिए। तो ये कुछ अलग सेक्शंस हैं जिनके ज़रिए आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। इसमें आप हेल्थ का भी फ़ायदा ले सकते हैं और आपकी वेल्थ भी बन सकती है। चलिए ये तो आज एक डिस्कशन हमने करने की कोशिश की। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस बीच हमें कुछ सवाल भी मिल रहे हैं काफ़ी सारे व्यूअर्स के, उनको भी एक एक करके शामिल करते हैं। और एक सवाल हमें आया है, यहाँ पर नाम तो मेंशन नहीं है, बट इन्होंने लास्ट ईयर ओल्ड रेजीम के ज़रिए अपने टैक्स फाइल कर दिए थे। अब वो नए रेजीम में जाना चाह रहे हैं, इनको अपना टैक्स कैलकुलेशन को समझ में आया होगा और अब ये नए रेजीम में जाने का निर्णय लेना चाह रहे हैं। तो अब इसको कैसे चेंज करें, उसके लिए क्या नियम है? और ये भी कह रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन है और इनकी सिर्फ एक डिविडेंड इनकम के तौर पर एक इनकम हो रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको, विमल जी? और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है क्योंकि अब बजट में जब घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से, तो अगर किसी ने सिलेक्ट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट अब न्यू रेजिम में आप चले जाएंगे। तो क्या ये डायरेक्टली वहाँ पर चले जाएंगे अगर इन्होंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया, या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है इन्हें? अभी इस बजट के अंदर जो इस साल बजट आया हम्म। है फरवरी 2023 के अंदर, उसमें इन्होंने क्या किया है कि न्यू रिजीम से बाई डिफॉल्ट आएगी, कंपल्सरी जैसा ही हो गया है। अगर आपको ओल्ड रिजीम पे जाना है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, न्यू रिजीम के लिए कुछ ऑप्ट करना नहीं है। ऑप्ट ओल्ड रिजीम में टैक्स थोड़ा ज्यादा है, न्यू रिजीम में टैक्स बहुत कम है। मतलब ओल्ड और न्यू में जिसका इनकम जो 50 लाख के आसपास है तो उसको करीब 2.5 लाख रुपए का टैक्स में फर्क पड़ जाता है। लेकिन न्यू रिजीम में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आपको जो डिडक्शन मिलते हैं कोई भी, वो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ओके, अभी ठीक है। अभी यहाँ पे दो टाइप की इनकम आ जाती है। एक जिसका बिजनेस इनकम है, वो तो लाइफ के अंदर एक बार ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड में लाइफ में एक बार ही आ सकता है। लेकिन जिसकी इनकम अदर देन बिजनेस है, इन सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है, पर यहाँ पे जैसे खाली डिविडेंड इनकम आपने बताया, ये एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं जैसा इनको चाहे वैसे। दोनों रीजन में आप हम्म। वर्किंग करो, जो आपको सूट करता है उसके अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन जिसका बिजनेस इनकम है वो एवरी ईयर चेंज नहीं कर सकता है, वंस इन लाइफ टाइम ही चेंज। ओह, तो इस बात का फिर आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी बिजनेस इनकम कोई आ रही है तो फिर आप एक ही बार ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है आगे सरकार कुछ नई घोषणा करे, कुछ प्रोसेस इसका अनाउंस करे, बट फिलहाल यही है कि समय सही है। अगर आपको ओल्ड रेजीम में जाना है या न्यू रेजीम में जाना है, उसका डिसीजन आप अभी कर लें और उसका तरीका हमने आपको बता दिया है।